हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यार, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री पूरी किताब से जो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे थे 2 अंक वाले। ठीक है, तो आज हम आपके लिए उसका पार्ट 3 वीडियो लेके आ चुके हैं। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन है यार जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने क्वेश्चन बताएंगे इनसे आपके एग्जाम में फंसेंगे जरूर। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना, एक एक क्वेश्चन को तैयार करना, जितने क्वेश्चन बताएंगे आपको तैयार जरूर करना है क्योंकि ये पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है और आपके एग्जाम में इस बार भी पक्का आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को यार आखिर तक देखते रहना। ठीक है, और अगर इसके पहले के वीडियो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 थे उसको आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं जो इसका पार्ट 3 वीडियो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को यार तैयार जरूर करना। ठीक है, आपके लिए मेहनत की है तो आपको तैयार करना है, आपका काम है। ठीक है, और ये एग्जाम में आएंगे जरूर। तो चलो देखते हैं। तो देखो, पहला नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 सालों पे कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में अगर कॉपर की छड़ डाल दे तो घोल नीला क्यों हो जाता है, ऐसा इसका क्या कारण है। ठीक है, तो देखो इसका कारण हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को आसानी से समझना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। कहा गया वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है हमारी, उसका प्रत्येक तत्व, प्रत्येक एलिमेंट अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। और कहा गया श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर की बात हो रही है तो श्रेणी में कॉपर का स्थान जो है सिल्वर से ऊपर है। जो कॉपर है वो क्या है, सिल्वर से ऊपर स्थित है। ठीक है, कॉपर जो है वो सिल्वर से ऊपर है, अतः यह AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया करेगा। क्योंकि आपसे ऊपर कहा गया विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित करता है, वैसे ही कॉपर क्या करेगा, इसके जो नीचे स्थित सिल्वर है इससे क्या करेगा, ये आपका क्या विस्थापित करेगा, कहा गया कि विलयन से विस्थापित कर देगा, वैसे ही ये आपका क्या करेगा, सिल्वर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। देख सकते हो यहाँ पे हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट का विलयन या सिल्वर नाइट्रेट का घोल और इस पे क्या किया, कॉपर की अब क्रिया की। जब कॉपर आपका सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करेगा तो क्या होगा, आपसे ऊपर ही कहा गया कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का जो तत्व होता है ऊपर वाला वो नीचे वाले को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो AgNO3 का विलयन है तो ये सिल्वर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा इसके विलयन AgNO3 से, जिससे यहाँ से Cu2+ और यहाँ से NO3- और सिल्वर आपका क्या हुआ, प्रतिस्थापित हो गया। देख सकते हो सिल्वर क्या हुआ, प्रतिस्थापित हो गया। और इसका कारण यह है कि आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो तत्व ऊपर वाला होता है वो अपने नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लो। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और श्रेणी में कॉपर का स्थान जो है Ag से ऊपर है अर्थात सिल्वर से ऊपर है, अतः यह सिल्वर नाइट्रेट से निम्नलिखित क्रिया देगा। देख सकते हो कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया की जिससे सिल्वर को इसके ही विलयन से विस्थापित करके यहाँ से 2Ag बाहर निकल गया, NO3- बना और Cu2+ आपका बना। इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन Cu2+ विद्यमान होने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, आपसे यही पूछा गया था कि घोल नीला क्यों हो जाता है, तो इसका कारण यही, जो क्यूप्रिक आयन Cu2+ आयन आ जाता है इसके कारण ही विलयन का रंग नीला हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन Cu2+ आयन विद्यमान होने के कारण या विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तैयार जरूर करना, हल्के में ना लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं और इसका मात्रक बताओ। तो देखो, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अर्थात किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहा गया, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम अर्थात उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा करना। ठीक है, व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे ग्रीक अक्षर, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक अक्षर कापा से। देखो ये के जैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो के जैसे बनता है और इसका नाम होता है कप्पा कह सकते हो या कॉपा भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसे
के कॉपा से निरूपित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉपा बराबर 1/रो, जहां रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। रो यहाँ पे क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, क्योंकि आपसे कहा गया विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो। तो यही चीज तो है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अर्थात आप रो जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, अगर इसका उल्टा कर दो 1/रो, तो ये 1/रो ही आपका कॉपा के बराबर होगा, जहां कॉपा है विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे ग्रीक अक्षर कॉपा से निरूपित किया जाता है। कॉपा बराबर 1/रो, जहां रो है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इस कॉपा का मात्रक, क्योंकि कॉपा आपका क्या है, कॉपा आपका है विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या मात्रक हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो सिंपल ये हो गया क्वेश्चन पूरा। ठीक है, कि विशिष्ट चालकता क्या है और इसका मात्रक बताओ। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो जरूर ही तैयार कर लेना कि कोलराउस का नियम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कोलराउस का नियम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके अनुसार, या आप लिख सकते हो कोलराउस के नियम के अनुसार, क्या लिखोगे, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, और यह नियम ही कोलराउस का नियम कहलाता है। क्या कहा गया, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट जानते हो, जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, ये सब क्या होते हैं, विद्युत अपघट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये विलयन में क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। जैसे HCl की बात करें तो H+ और Cl- में टूट जाएगा, NaCl की बात करें तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो जो क्या हो, ऐसे विद्युत अपघट क्या होते हैं, वे होते हैं जो आपके क्या हो, विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। जैसे HCl H+ आयन और Cl- आयन में टूटता है, NaCl Na+ आयन और Cl- आयन में टूटता है। तो वही चीज कहा गया, किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले HCl का, और लैम्डा एम, यहाँ पे देख सकते हो लैम्डा एम का मतलब है मोलर चालकता, और ये जो ये इस टाइप से चिन्ह बना हुआ है, इसे इंग्लिश पे कहते हैं इनफाइनाइट और हिंदी पे कहते हैं अनंत। हिंदी पे कहते हैं अनंत, क्योंकि कहा गया अनंत तनुता होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इनफाइनाइट का चिन्ह। तो इसे पढ़ेंगे लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता, इनफाइनाइट का मतलब अनंत तनुता पर। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या पढ़ोगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl। HCl क्या है, एग्जाम्पल है विद्युत अपघट का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा लैम्डा इनफाइनाइट HCl। अब आपसे कहा गया विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर चालकता, ये क्या है, विद्युत अपघट जो HCl है उसकी अनंत तनुता पर चालकता, इसके धनायन, तो HCl किस आयन में टूटता है, H+ और Cl- में। H+ क्या है, धनायन, Cl- क्या है, ऋणायन। तो धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो ये धनायन की योग, देखो ये धनायन की चालकता हो गई लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-, ये ऋणायन की हो गई। तो यही चीज तो कहा गया कि विद्युत अपघट की मोलर चालकता, देखो जो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट की मोलर चालकता होगी वो धनायन की मोलर चालकता तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग का मतलब जोड़ के बराबर होगी, और यही नियम कोलराउस का नियम कहलाएगा। तो आसानी से समझ सकते हो, ये है विद्युत अपघट की मोलर चालकता, ये है धनायन की मोलर चालकता, और ये ऋणायन की मोलर चालकता। ठीक है, तो ये था कोलराउस का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसे जरूर तैयार करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को तैयार आपको जरूर करना है। आप देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध। तो देखो मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में निम्नलिखित संबंध होता है। ठीक है, तो इसका संबंध क्या होता है, लैम्डा एम, जहां लैम्डा एम है मोलर चालकता बराबर होता है अणु भार बटे में तुल्यांकी भार गुणे तुल्यांकी चालकता। देखो आपसे यही कहा गया था कि मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध बताओ, अर्थात उसका सूत्र बताओ। तो मोलर चालकता बराबर होता है अणु भार बटे में तुल्यांकी भार इंटू तुल्यांकी चालकता। क्या होता है, मोलर चालकता बराबर अणु भार बटे में तुल्यांकी भार। ठीक है, अणु भार बटे में ये आपका तुल्यांकी भार हो जाएगा, और गुणे में क्या हो जाएगा, तुल्यांकी चालकता। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, यही आपका मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध है। ठीक है, चाहे आप लैम्डा एम और तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं और इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। सिंपल आपको ये सूत्र ही लिखना है कि कह रहा था मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता में संबंध बताओ, तो जहां लिख देना लैम्डा एम मोलर चालकता है और अणु भार बटा तुल्यांकी भार गुणे तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसे भी तैयार कर लेना। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए।
ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, प्रथम नियम भी देखेंगे और द्वितीय नियम भी देखेंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना लेना इनको। ठीक है, तो देखो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, कह रहा है इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान या पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा अर्थात कुल आवेश के समानुपाती होती है। कहा गया इस नियम के अनुसार जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी उसमें किसी इलेक्ट्रोड पर, उसमें क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा W होगी वो किसके समानुपाती होगी, कहा गया मुक्त पदार्थ की मात्रा या मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा, विद्युत की मात्रा मान लो Q हो तो ये W जो होगा Q के समानुपाती हो जाएगा, जहां W पदार्थ की मात्रा है और Q क्या है, आवेश। और यही नियम फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहलाता है। देखो कहा गया इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा या कुल आवेश के समानुपाती होता है। फॉर्मूला हो जाएगा W प्रोपोर्शनल Q या W समानुपाती Q, जहां W इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा या मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है और Q क्या है, आपका आवेश है। ठीक है, तो ये सिंपल था, फैराडे का प्रथम नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आप देखते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, ये वाला भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। तो देखो इस नियम पे क्या होता है, कहा गया इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते। क्या कहा गया इस नियम के अनुसार क्या होगा, जब श्रेणी क्रम, ध्यान समझना, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन, इसमें क्या होगा, श्रेणी क्रम में आपके विलयन जुड़े होंगे, मतलब इसमें एक विलयन नहीं होगा, एक से ज्यादा विलयन होगा। इसमें क्या था, एक ही विलयन था, लेकिन इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या होगा, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विलयन होंगे, किसके, विद्युत अपघट्य के। क्योंकि कहा गया इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। मान लो आपके श्रेणी क्रम में दो विलयन जुड़े हों, ठीक है, जिसमें एक पर आपकी मुक्त पदार्थ की मात्रा W1 और उसका तुल्यांकी भार E1 हो और दूसरे विलयन पे आपकी पदार्थ की मात्रा W2 और तुल्यांकी भार E2 हो, तो आप लिख सकते हो W1 प्रोपोर्शनल या W1 समानुपाती E1, क्योंकि कहा गया मुक्त पदार्थ की मात्रा, देखो कहाँ कहा गया आपसे, कहा गया समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान, तो ये W1 जो है पहले वाले विलयन पे मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है, किसके समानुपाती होगा, तुल्यांकी भार E1 के। तो यहाँ से आप लिख सकते हो W1 समानुपाती E1। इसी प्रकार दूसरे विलयन पे मान लो W2 हो तो W2 समानुपाती हो जाएगा E2, और यहाँ से आप लिख सकते हो W1 बटे में W2 इक्वल टू E1 बटा E2। ठीक है, सिंपल ये था, दो विलयन मान लो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिसमें पहले पे पदार्थ की मात्रा W1, दूसरे पे W2 है और पहले पे तुल्यांकी भार E1 और दूसरे पे E2 है, तो सिंपल W1 समानुपाती E1, क्योंकि कहा गया मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, जहां E1 तुल्यांकी भार, W1 क्या है, पहले वाले विलयन पे मुक्त पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझा सकते हो, W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2, तो यहाँ से हो जाएगा W1 बटे में W2 इक्वल टू E1 बटा E2। ठीक है, तो ये था फैराडे का द्वितीय नियम, तो ये भी समझ में आया होगा। अब अगला एक क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, कह रहा विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाइए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि विद्युत लेपन क्यों, आप क्या करिए, उदाहरण द्वारा समझाइए संक्षेप में। ठीक है, तो देखो विद्युत लेपन क्या होता है, यहाँ पे पढ़ो, विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु की कलाई अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहा गया, जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उसमें कहा गया विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु, जिस धातु की सक्रियता कम होती है अर्थात कम सक्रिय धातु की कलाई जो होती है, कलाई कह सकते हो या लेप कह सकते हो, ठीक है, कलाई जो होती है अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो, जो लोहा होता है, लोहे की चादर पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है या कलाई की जाती है, क्योंकि जिंक या टिन की सक्रियता लोहे से कम है। आपसे ऊपर कहा गया जिसकी सक्रियता कम होगी उसको क्या करोगे, ज्यादा सक्रियता वाले धातु पर चढ़ाई जाएगी, तो लोहे की है ज्यादा सक्रियता, तो आप इस ज्यादा सक्रियता वाले पे चाहे जिंक को चढ़ा दो या जिंक के लेप को चढ़ा दो या जिंक की कलाई को चढ़ा दो या टिन की कलाई को चढ़ा सकते हो। तो ये उदाहरण के तौर पर हमने लिखा, क्योंकि कह रहा था उदाहरण द्वारा समझाइए। सबसे पहले लिखो विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु को
कम सक्रिय धातु की कलई अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। फिर उदाहरण, लोहे की चादर पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है क्योंकि जिंक या टिन की सक्रियता लोहे से कम होती है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन बताए यार मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 3 वीडियो था। ठीक है, तो आज की वीडियो पे यार इतना ही। आप मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो पे, उस पे हम जो चैप्टर 3 तक, ये आपका चैप्टर 2 विद्युत रसायन तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं। आप जो अगला चैप्टर आएगा उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अगला जो पार्ट 4 वीडियो है आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और आप एक बार डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।